हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं दो विद्रोह के बारे में, एक भूमिज विद्रोह और फिर दूसरा संथाल विद्रोह। और आज के वीडियो में लास्ट क्लास है इस चैप्टर का, जिसमें हम बताने वाले हैं दो महत्वपूर्ण विद्रोह, एक मुंडा विद्रोह और दूसरा कंध विद्रोह। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के वीडियो में मुंडा विद्रोह का। तो देखिए, मुंडा आदिवासियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया, यानी ये जो विद्रोह का नाम पड़ा है आदिवासियों के नाम पर ही दिया गया है, जनजातियों के नाम पर। और यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। अब देखिए, इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा, यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म जो है झारखंड के पलामू जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। अब देखिएगा, इनके जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा सा देखें। और देखिए, बचपन से ही ये काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी काफी टैलेंटेड थे। अब यह देखना है कि आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर इन्होंने गहन चिंता व्यक्त की, यानी बहुत ही अधिक चिंता व्यक्त किया आदिवासियों की गरीबी और शोषण की बात को लेकर। और देखिए, बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो पहली चीज कि ये तो धार्मिक मतलब विश्वास बहुत अधिक रखते थे, धर्म को प्रेफर देते थे, किसी भी काम में प्राथमिकता देते थे। और इन्हें ईश्वर में अटूट विश्वास था, बहुत अधिक विश्वास था गॉड में। और यही कारण था कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को, यानी खुद को, ईश्वर का दूत घोषित कर लिया। अब देखिएगा, मुंडा जनजातियों के साथ उन्होंने अन्य जनजातियों के लोगों को भी जागरूक किया और उन्हें भी विद्रोह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अब इससे और आगे बढ़े तो आपको हम बता दें कि 25 दिसंबर 1999 की बात है, यानी 1899। तो 1899 यहाँ खत्म ही हो रहा है, 25 दिसंबर। तो देखिए, इस समय हुआ क्या, ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया गया मुंडा जनजातियों के द्वारा। ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण करके और इस विद्रोह की शुरुआत किया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार अब पूरी तरीके से सजग था, किसी भी एक छोटा या बड़ा विद्रोह को उसके चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने देना नहीं चाहता था, जिसके चलते 8 जनवरी 1900 ईस्वी को ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया, दबा दिया गया। इसके लिए दमन चक्र चलाए गए, यानी थोड़ा निर्दयता का भी इस्तेमाल किया अंग्रेजी सरकार ने। और लगभग 200 पुरुष एवं महिला मारे गए तथा 300 लोगों को बंदी बना लिया गया, 300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए, बिरसा मुंडा भाग गए गिरफ्तारी के डर से, गिरफ्तार नहीं होने के चलते। और फिर बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने घोषणा कर दी कि 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा कोई भी व्यक्ति अगर उन्हें पकड़ता है तो। और फलस्वरूप 3 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कर ली गई। बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो गए और इन्हें रांची जेल में बंद कर दिया गया। और फिर जून 1900 ईस्वी में, मतलब 1900 ईस्वी में ही जून महीने में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गया। रांची के जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हैजा नामक बीमारी से हुआ था, जो कॉलरा बीमारी होता है, उस बीमारी से बिरसा मुंडा की मृत्यु हुआ। अब देखिए, यह विद्रोह तो असफल हो गया, विद्रोह को सफलता नहीं मिला, लेकिन मुंडा जनजातियों के अंदर जो आग थी वो समाप्त नहीं हुई। और फिर ये आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका भी निभाए। तो ये रहा मुंडा विद्रोह के बारे में। अब आइए हम आपको कंध विद्रोह के बारे में समझाते हैं। अब देखिए, कंध विद्रोह की बात किया जाए तो सबसे पहली चीज कि कंध जनजातियों के द्वारा ही यह विद्रोह किया गया उड़ीसा में। और इनका निवास स्थान जो है केवल उड़ीसा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विशाल पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते थे, जो मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत तक फैला था। अब यहां देखिए,
मतलब कंध जनजातियों के द्वारा विपत्तियों और आपदाओं को रोकने के लिए, यानी किसी भी प्रकार के संकट को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रथा, एक सिस्टम प्रचलित था इनके यहाँ, और ये था मरियाह प्रथा। और मरियाह प्रथा काफी प्रचलित था वहां पे। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया, और इसी विरोध में इस जनजातियों के द्वारा कंध विद्रोह किया गया। और फिर इस विद्रोह का नेतृत्व जो है चक्र विसोई नामक नेता के द्वारा किया जा रहा था। यानी कंध विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चक्र विसोई थे, और यह विद्रोह जो है 1837 ईस्वी में किया गया। लेकिन यह विद्रोह कुछ बड़ा रूप धारण नहीं किया। इसे बहुत जल्द ही अंग्रेजों के द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह में कंध जनजातियों ने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुआ, और कंध आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ एक विशेष सैनिक संचालन किया गया। तो भले ही कंध विद्रोह सफल नहीं रहा, लेकिन फिर आगे चलकर 1857 के सिपाही विद्रोह में ये लोग शामिल जरूर हुए। अब देखिए, कंध विद्रोह के बाद भी और बहुत सारे विद्रोह भारत में होता रहा, और आजादी के प्राप्ति से पहले जनजातियों के द्वारा बहुत से और भी विद्रोह जो है किए गए। तो वही चीज यहां लिखा गया है कि आगे छोटे बड़े कई विद्रोह जनजातियों के द्वारा किया गया, और इसके परिणाम स्वरूप वहां मतलब 1935 ईस्वी में जो तत्कालीन विधानसभा थी, उस समय की जो विधानसभा थी, उसके द्वारा जनजातियों के लिए शिक्षा एवं आरक्षण की व्यवस्था किया गया। और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के द्वारा जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर, यानी धारा 342 में जनजातियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया, और उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था प्रदान किया गया। सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई, साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था भी दिया गया। और आगे चलकर 1952 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा नई वन नीति का घोषणा किया गया, और यह भी आदिवासियों के पक्ष में ही अपनाई गई नीति थी। अब देखिए, आगे चलकर इस मतलब इतने से भी आदिवासी संतुष्ट नहीं होने वाले थे। आगे चलकर आदिवासी बहुल जो क्षेत्र था उसको एक अलग राज्य घोषित करने की मांग भी आदिवासियों के द्वारा किया जाना शुरू हुआ, और इसी का परिणाम था कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ, और ये छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसके चलते यह मध्य प्रदेश से अलग हो गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और वैसे ही झारखंड जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये बिहार से अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और इस प्रकार समय समय पर आदिवासियों ने सरकार से मांगे करके और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। यह चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। छठा चैप्टर जो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद था, इसमें हमें इतना ही पढ़ना था। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 7वां चैप्टर जो है शांति के प्रयास, यानी उसमें हम तरह तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया है, जिसमें हम राष्ट्र संघ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था, और ऐसे अन्य बहुत से संगठनों के बारे में पढ़ेंगे।